हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम आपके सामने लाए हैं केमिस्ट्री का टॉपिक। केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिनसे बच्चे कुछ परिचित तो हैं पर उनसे ये क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये वीडियो वो बच्चे ज़रूर देखें जिनको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा टफ लगता है उनको। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं 2 नंबर में 3 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए वीडियो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का CGPSC 2024 में, तो उसकी कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट में लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 CGPSC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म मैंने लिखा है, इन टर्म का पहले मतलब बताऊंगा, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहली बात तो कार्बोकेटायन होता क्या है, तो कार्बोकेटायन एक ऐसा स्पीशीज होता है जिसमें क्या होता है कि कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। देखो कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज दिख रही है। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास तीन इसका वैलेंसी कंप्लीट है पर एक खाली है ना। तो ऑक्टेट क्या है इसका? इनकम्प्लीट है और हर एटम चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये क्या है? अनस्टेबल है। अब इसकी स्टेबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे या कैसे इसका स्टेबिलिटी कम होगा? तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ऐसा कोई ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़ जाए, मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ गया X जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो क्या करना है कि ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। क्यों? जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो लेने वाला ग्रुप है, तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने आके और कम कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कौन से वो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो लेते हैं? देखो दो यहाँ पर मैंने ग्रुप लिखा है, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? जैसे देखो 3 टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब क्या है? प्लस आई ग्रुप वाले हैं। तो क्या करते हैं कि ये स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। ये क्या है? माइनस आई ग्रुप है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये आप याद रखना, इसको अच्छे से बहुत काम आने वाला है ये। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की हम बात करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम आपके सामने लाए हैं केमिस्ट्री का टॉपिक। केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिनसे बच्चे कुछ परिचित तो हैं पर उनसे ये क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये वीडियो वो बच्चे ज़रूर देखें जिनको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा टफ लगता है उनको। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं 2 नंबर में 3 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए वीडियो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का CGPSC 2024 में, तो उसकी कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट में लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 CGPSC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म मैंने लिखा है, इन टर्म का पहले मतलब बताऊंगा, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहली बात तो कार्बोकेटायन होता क्या है, तो कार्बोकेटायन एक ऐसा स्पीशीज होता है जिसमें क्या होता है कि कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। देखो कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज दिख रही है। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास तीन इसका वैलेंसी कंप्लीट है पर एक खाली है ना। तो ऑक्टेट क्या है इसका? इनकम्प्लीट है और हर एटम चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये क्या है? अनस्टेबल है। अब इसकी स्टेबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे या कैसे इसका स्टेबिलिटी कम होगा? तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ऐसा कोई ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़ जाए, मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ गया X जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो क्या करना है कि ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। क्यों? जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो लेने वाला ग्रुप है, तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने आके और कम कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कौन से वो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो लेते हैं? देखो दो यहाँ पर मैंने ग्रुप लिखा है, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? जैसे देखो 3 टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब क्या है? प्लस आई ग्रुप वाले हैं। तो क्या करते हैं कि ये स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। ये क्या है? माइनस आई ग्रुप है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये आप याद रखना, इसको अच्छे से बहुत काम आने वाला है ये। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की हम बात करें तो याद रखना पूरे ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी के लिए सबसे प्रेफरेंस हम जिसको देते हैं वो है अपना रेजोनेंस। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है यानी कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, याद रखना इस चीज़ को। तो इसलिए देखो हमने यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर देखो फिनाइल है,
एराइल है, फिनाइल है, एराइल फिनाइल है, तो फिनाइल ग्रुप है इनमें, इन सब में रेजोनेंस है कहीं ना कहीं, तो रेजोनेंस की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और ये सब तो वही टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसको बोलते हैं हम लोग समझते हैं इसको। देखो जैसे मान लो ये कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है ना। अब कार्बन प्लस चार्ज है, तो कार्बन पे देखो अगर इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, ठीक, ये ऐसा, तो ये होगा टर्सरी कार्बन, ठीक है। अगर मान लो इसी कार्बन से केवल 2 जुड़े हैं ऐसा, तो ये होगा सेकेंडरी कार्बन, और केवल 1 जुड़ा है तो ये होगा प्राइमरी कार्बन। यानी जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, अगर वो कार्बन खुद केवल 1 कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर वही कार्बन 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 से जुड़ा है तो टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वैसे ही एल्कोहल बनेगा, वैसे ही अमाइन बनेगा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कहानी कभी नहीं बदलता, ठीक है। खैर, अब ये हुआ कार्बो कैटायन। अब हम बात करेंगे कार्बो एनायन का। देखो ये है कार्बो एनायन, कार्बो एनायन है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसके ना, देखो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कंप्लीट। क्यों, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके पास देखो ये माइनस साइन है, तो 2 और होंगे, तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ऑलरेडी स्टेबल है ना वो। तो अब अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, मान लो हमने यहाँ कोई ग्रुप जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, ठीक है, मान लो ये हमने जोड़ दिया X जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन ये देगा ना, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, जस्ट इसका उल्टा है। देखो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, है ना। या यहाँ से मान लो आगे कोई माइनस आई, मान लो माइनस ग्रुप आ गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, याद रखना, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। तो याद रखना इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। कौन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई वाला, माइनस है मतलब ये पूरा, देखो ये पूरा। तो ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि यहीं पर से अभी कहानी जो है वो शुरू होने वाली है ना। आपको लग रहा होगा कि अभी मैं क्या बता रहा हूँ, तो अभी इसका देखो कैसे यूज़ करूँगा मैं, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़। एक बार इसको देख के जरूर जाना बेटा, एग्जाम में जाओगे ना एक बार देख लेना, हो सकता है बहुत काम की बात यहाँ पर आपको मालूम चल जाए। तो चलिए, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आप बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। चलो 2 ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2 प्लस, और एक मान लो यहाँ पर है CH3, ये ऐसा CH2 प्लस Cl। ये देखो बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से। देखो ये कार्बोकैटायन है, ये प्लस आई ग्रुप वाला है, देखो CH3 कौन सा ग्रुप का है, प्लस आई ग्रुप का है, ये वाला प्राइमरी अल्काइल है ना, तो ये CH3 है, प्लस आई ग्रुप वाला है। तो प्लस आई ग्रुप वाला देखो है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसको दे रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई ग्रुप वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट देखो यहाँ पर कोई माइनस आई ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पर मेरे को एक लगा ही, ये माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई। और माइनस आई ग्रुप मतलब क्या, ये कार्बोकैटायन है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये माइनस आई ग्रुप है ना, तो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। यहाँ पर देखो ये प्लस आई वाला है, तो ये स्टेबिलिटी को इसकी क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। तो इन दोनों में देखो ये चीज़ तो कॉमन हो गया, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कौन सा वाला, CH3 CH2 ज़्यादा स्टेबल है इसकी कंपेयर में। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है ना। माइनस की बात हम लोग करेंगे ना, नेगेटिव वर्ड आएगा जैसे उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा होता, इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा करता मैं, CH2 प्लस कर देता, और यहाँ से मैं करता CH3 माइनस कर देते हैं, इसको प्लस तो ऑलरेडी हो चुका है माइनस, और ये CHI ये माइनस वाला है। अब बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई इसकी स्टेबिलिटी देखो, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन याद रखना, किसी का भी क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, उसके दर्द को कौन कम करेगा, तो माइनस आई ग्रुप वाला, इंडक्टिव इफेक्ट है ना ये। तो माइनस आई वाला क्या करेगा, उसकी दर्द को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब दर्द है उसका एक्स्ट्रा, उसको खींचेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी को वो बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देखो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, जबकि यहाँ पर तो ऑलरेडी इसका दर्द है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, वो घटा रहा है ना, बेचारा दर्द में मर रहा है यहाँ पर, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे करके उसके दर्द को बढ़ा दिया, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दे यहाँ भी रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ एक लेने वाला भी तो है, बात ये है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है बोले तो ये, ठीक। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम जान पाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, और रिएक्टिविटी SN1 SN2 के लिए क्या होता है, वो भी क्वेश्चन आता है क्योंकि। तो फटाफट इसको पहले लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से लिखो फटाफट इसको। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एक ही टॉपिक अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में ये।
तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस होता है ना, वो हमको कैसे पहचानना है, तो सिंपल सा फंडा है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यानी क्या करो आप, कॉन्जुगेट बेस बना लो, उसका कोई भी एसिड मान लो दिया है आपको, उसका स्ट्रेंथ पूछ रहा है, क्या करो सबसे पहला काम उसका क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस बना लो, और फिर वो चेक करो कि कॉन्जुगेट बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है। अब सवाल दो सवाल है, स्टेबिलिटी चेक कैसे करेंगे, दूसरा चीज़ कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे कैसे ना। तो देखो दोनों को बताऊंगा क्या है। सबसे पहले क्या करो, बड़ा इजी होता है, सबसे पहले एसिड लो, एसिड मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ये 1 2 3, इनका कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसका H निकाल लो। तो कोई भी एसिड जब अपना H निकाल देता है, भाई एसिड है मतलब H तो निकालेगा ही, तो H जब निकाल देता है तो H निकालने के बाद जो नेगेटिव बचता है ना आयन, नेगेटिव आयन, ये जो नेगेटिव आयन दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव आयन, इसको हम बोलते हैं क्या, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। यानी इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका ये है, इसका ये है। आया समझ में बात। कोई भी एसिड लो, उसका H+ निकाल दो, और जो बच जाएगा नेगेटिव वाला वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, एकदम इजी। मान लो HCl है, HCl का बनाना है कॉन्जुगेट बेस, क्या करोगे, H निकाल दो, प्लस क्या बचा, Cl- बच गया, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस किसका, HCl का, एकदम इजी। बस तो ऐसे बना लो, बन गया। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। स्टेबिलिटी क्या बताया था मैं, नेगेटिव साइन जो होता है, नेगेटिव साइन क्या होता है, किसी का भी पेन होता है, दर्द होता है ना, दर्द है, यानी सब अभी दर्द में देखो मर रहे हैं, सब के सब दर्द में क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनके दर्द को अगर कोई कम करने वाला ग्रुप आ जाए तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और अगर दर्द को बढ़ाने वाला ग्रुप आ जाए तो स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो देखो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, इसको मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, HCOO नेगेटिव, ऐसा है ये ऐसा है ना, ये ग्रुप लगा है, इसके पास से H लगा है, यहाँ से अगर देखो ध्यान से तो यहाँ से लगा है ये ग्रुप, ये लगा है, और यहाँ पर देखो ध्यान से तो CH2COO नेगेटिव Cl। तो अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर देखो ये इसके दर्द को बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि ये +I ग्रुप का मेंबर है। किसका मेंबर है, +I, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, बताया था ना, +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, बेचारा दर्द में मर रहा है, और आप इसको +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, पुश कर रहे हो, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा ये, सबसे मतलब लेस स्टेबल है, मान के चलो सबसे लेस स्टेबल। अब इसके बाद देखो बात, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये और ये बचा है ना, यहाँ देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके माइनस साइन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, यानी इसके दर्द को कम कर रहा है, मतलब वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है एक प्रकार से। तो मोर स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, याद रखना। और ये जो ग्रुप है, देखो ये जो ग्रुप है, यहाँ पर देखो ये H है, H का याद रखना, +- I जो होता है वो 0 होता है, ना ये दे रहा है ना ले रहा है, तो ये बीच में हो जाएगा। मतलब सबसे आगे कौन होगा बताओ, अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको B बोलूँ, इसको C बोलूँ, तो सबसे स्टेबल कौन होगा अपना C, सबसे आगे, उसके बाद कौन होगा A, उसके बाद कौन होगा B, सबसे कम स्टेबल होगा ये B वाला। क्लियर है एकदम, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो इस हिसाब से, चलो अब मान के चलो ऐसा आ जाए आपके पास इस टाइप का, NO2COOH है ना, और यहाँ से आ जाए CH2CnCOOH। इन दोनों में बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो दोनों में ही -I ग्रुप वाला लगा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी -I। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो इसको हटा दूंगा, H को हटाऊंगा और -N लगाऊंगा। भाई ऐसे हटाओगे तो माइनस लगाओगे ना, यहाँ पे लगाए थे अपन वैसे ही। अब देखो बताओ, दोनों ही -I वाला है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, पर अब यहाँ क्या होगा पता है, यहाँ पर हम देखेंगे कौन ज़्यादा खींच रहा है। तो देखो किसका -I इफेक्ट बड़ा होता है, NO2 का कि Cl का। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर NO2 का क्या होता है, बड़ा होता है ना पावर, तो ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। सिंपल, ठीक। तो ये आपको आया होगा समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कभी भी एसिडिक स्टेट पूछे, क्या करो, कॉन्जुगेट बेस बना लो और उसकी स्टेबिलिटी को देख लो। याद रखना, -I ग्रुप रहेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा, और +I ग्रुप रहेगा तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटा देगा वो, और स्टेबिलिटी को घटा देगा। सिंपल है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का, जो कि सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आजकल। तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने जो टॉपिक है ये है बेसिक स्ट्रेंथ से। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ का कहानी एकदम इजी होता है। जो आपका अमाइन वाला जो ग्रुप है ना, चैप्टर एक है 13 चैप्टर, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, और इस बार भी आने के फुल चांसेस हैं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, यानी कोई भी बेसिक जो है, अब भाई अमाइन ग्रुप है यानी अमोनिया रहेगा, है ना।
अब जब अमोनिया रहेगा या अमाइन ग्रुप रहेगा तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। अब वो उसी अपने लोन पेयर को जितना जल्दी डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेसिक होगा। और कौन सा बेस होगा, ये लुईस बेस हो गया। यहाँ पर लुईस बेस की हम बात करते हैं ना पूरा पूरा। तो देखो ये है प्लस आई ग्रुप, बताओ इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। प्लस आई ग्रुप होता है ना CH3, बता चुका हूँ पहले भी, इसका मतलब क्या है CH3 है ना, तो प्लस आई ग्रुप। यहाँ भी देखो ये भी प्लस आई ग्रुप, ये भी प्लस आई ग्रुप, यहाँ भी देखो ये भी प्लस आई ग्रुप, ये भी प्लस आई ग्रुप, ये भी प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन धक्का मारेगा, ये ग्रुप जब धक्का मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से निकल जाएगा और अपना लोन पेयर ये आसानी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अच्छा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये इधर से धक्का मार रहा है, इधर से धक्का मार रहा है, दो लोग पुश कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन दो अपना आप लोन पेयर वापस से डोनेट करो, इसके लिए दो लोग प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 3 लोग प्रमोट कर रहे हैं कि लोन पेयर दो करके। अब बताओ आप ही सोचो सबसे जल्दी लोन पेयर कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि 3 लोग मिलकर प्रमोट कर रहे हैं कि लोन पेयर दो। देखो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद ये देगा, उसके बाद ये देगा। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन होगा अपना, ये, उसके बाद ये। अगर मैं ऐसा बोलूं ABC, तो C सबसे आगे, फिर B और फिर A। अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ अगर निकाल लिया हमने तो Ka आराम से निकाल सकते हैं। एक्चुअली में ये Kb हो जाएगा, इसको सुधार लो, Kb है ना, Kb, तो ये Kb हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, Kb का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Kb का सीक्वेंस पूछेगा तो CBA, और PKB जो रहेगा ना वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। PKB देखो, PKB की बात करें अगर हम लोग, सबसे आगे कौन आएगा, देखो CBA कर लो, लेकिन सबसे पीछे करना, C को सबसे पीछे रहेगा C, सबसे आगे हो जाएगा A, PKB में जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ये आया होगा समझ में। अब बात करें अगर हम लोग अमोनिया और वाटर में, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, तो याद रखना अमोनिया ही बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया का जो साइज होता है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन है और वाटर में कौन है, ऑक्सीजन। दोनों के पास लोन पेयर तो है, बट अमोनिया में क्या नाइट्रोजन जो है ना, इसका साइज क्या होता है थोड़ा सा, देखो अगर साइज की बात करूं, देखो क्या है, ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है, और नाइट्रोजन का साइज क्या है, बड़ा है। ऐसे आते तो साइज छोटा होते जाता है ना, पीरियड में है ना, ऐसे आएंगे साइज छोटा होगा, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा तो क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके न्यूक्लियस एकदम बंधे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपना दे नहीं पाएगा, लोन पेयर दे नहीं पाएगा अच्छे से, जबकि ये आसानी से देगा लोन पेयर, क्योंकि साइज क्या इसका बड़ा है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक हुआ, अमोनिया ज्यादा अच्छा बेसिक हुआ। क्लियर एकदम, ठीक। अब देखो यहाँ पर का क्वेश्चन थोड़ा सा ना मजेदार है। मान लो मैं अगर इसको सबको नंबर दे दूं ABCDE, सबसे टफ क्वेश्चन पूछा तो यहीं से पूछेगा क्वेश्चन, बेसिक स्टेज में सबसे टफ पूछा तो यहीं से पूछेगा, इससे टफ कुछ हो ही नहीं सकता। देखो तो चलिए बच्चों, मैं क्या बता रहा था कि बेसिक स्टेज में अगर क्वेश्चन टफ से टफ आएगा तो ये वाला आएगा। देखो इसमें इजी एकदम क्या करना है कि हमको देखना है कि लोन पेयर का जो मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी कहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ याद रखना कि जहाँ एरोमेटिक होता है कंपाउंड, वहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एरोमेटिक मतलब ये साइक्लिक रिंग टाइप का। और यहाँ पर क्या देखो, अगर एरोमेटिक कार्बन से कोई कंपाउंड, कोई एटम जुड़ा है और जिसके पास लोन पेयर है ना, जैसे मान लो देखो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, यहाँ देखो जैसे मान लो ये एक एरोमेटिक क्या है अपना कार्बन है, इस पे से कोई कंपाउंड मतलब कोई एटम जुड़ा है, या ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, जिसके पास क्या रहे, लोन पेयर रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि लोन पेयर जो होता है ना, ये इधर रिंग की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होने लगता है। लोन पेयर जो है वो रिंग की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, ये लोन पेयर थोड़ा बिजी हो जाता है। बिजी कहाँ बिजी होता है, रिंग की तरफ, तो लोन पेयर डोनेट कर नहीं पाता, और डोनेट कर नहीं पाएगा तो टेंडेंसी लोन पेयर डोनेट करने की कम हो जाएगी, क्योंकि वो बिजी इधर हो गया ना। तो कोई सामने उसके आएगा दूसरा एटम, तो उसको लोन पेयर कहाँ अपना दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो इसलिए क्या होती है कि ऐसे में इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, मतलब टेंडेंसी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर है रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ भी है रेजोनेंस होने के लिए, बट यहाँ पर होगा क्या कि लोन पेयर ना रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। तो इन दोनों की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा ज्यादा होगी कहीं ना कहीं। अब इन दोनों में भी कहाँ ज्यादा होगी, इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे ज्यादा होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा कहाँ पर, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यानी यहाँ सबसे पहले हो गया ये फर्स्ट बेसिक, उसके बाद सेकंड में ये आ गया अपना। थर्ड में बताओ इन सब में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में सबसे अच्छा जो बेसिक आएगा वो ये आएगा थर्ड नंबर पे। क्यों थर्ड नंबर पे ये आएगा, कारण क्या है इसका, सिंपल सा है, क्योंकि भाई यहाँ पर ये दोनों ग्रुप देने वाले ग्रुप हैं, दोनों देने वाले हैं। यहाँ पर एक ही बस देने वाला है, तो यहाँ पर देने वाला है ही नहीं कोई भी, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा फोर्थ,
और सबसे लास्ट अपना मान के चलो ये हो जाएगा फिफ्थ वाला। यही तो है ना चारों बस, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से हमको निकालना है इसका बेसिक स्टेट। और पीकेबी और पीके का क्या कहानी है भाई, पीकेबी का कहानी सिंपल वैसे ही रहेगा। अगर हम बेसिक स्टेट पता कर लेते हैं तो पीकेबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन सबसे अच्छा पीकेबी किसका होगा यहाँ पर, सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा बेस होगा, तो सबसे अच्छा बेस कौन है, ये वाला है, ई वाला। तो ई का जो पीकेबी है सबसे फर्स्ट होगा। तो ऐसे हमको क्या करना है, इसको पता करना है कि कौन अच्छा बेसिक है, कौन अच्छा एसिडिक है। तो फटाफट पहले इतने को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे रिएक्टिविटी की तरफ और कुछ और टर्म्स दिखेंगे यहाँ पर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन से। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेन से ये पूछता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, मतलब फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है इससे अल्कोहल से। तो ऐसा क्यों, देखो एसिडिक के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि क्या बनाओ उसका एसिडिक स्ट्रेन क्या बनाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो देखो हमने क्या किया, दोनों का H निकाल दिया और यहाँ से निकला कॉन्जुगेट बेसिस का। अब देखो ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है और ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है, ठीक है। अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, और ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन में क्या है, देखो रेजोनेंस है। इस अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी सबसे अच्छा स्टेबिलिटी, जो सबसे बड़ा स्टेबिलिटी होता है ना प्रेफरेंस में, हम देखते हैं रेजोनेंस को। जहां रेजोनेंस दिखा मतलब उससे ज्यादा स्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो ये बोलना है ड्यू टू रेजोनेंस, यानी ये बोलना है कि रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। दैट्स व्हाई conjugate base of phenol is more stable, that's why it is more acidic than alkoxide ion, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है जमा करके लिख सकते हैं, याद रखना क्यों ऐसा है, तो ये क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं इस बार। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से भी एक बार आप देख के जाइएगा। रिएक्टिविटी SN1 एंड SN2, तो याद रखना कि कौन सा कंपाउंड जो SN1 रिएक्शन जो है वो ज्यादा अच्छे से देगा, कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छे से देगा, है ना। SN2 SN1 में डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लेना एक बार, पर ये रिएक्टिविटी थोड़ा सा आ सकता है इस बार। देखिए SN1 में एक चीज ध्यान रखना आप कि SN1 के केस में ना इंटरमीडिएट बनता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्शन से क्या बनता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसी प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट बनने के पहले भी ना कई बार क्या होता है, रिएक्शंस में ना कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं। अब वो इंटरमीडिएट हमारे हो सकते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनता है SN1 में जो बनता है इंटरमीडिएट, वो हमारा होता है कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 की जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो भी अच्छी होगी, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि SN1 के जो रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टिविटी के लिए जो सबसे अच्छा कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा अच्छा क्या होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छा शो करेगा। तो सबसे अच्छा कार्बोकेटायन की मैं अगर बात करूं तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ना वो सबसे अच्छा SN1 दिखाएगा। तो इन सब में अगर मैं बात करूं SN1 कौन अच्छा दिखाएगा, तो 3 डिग्री है, देखो ये 3 डिग्री है, ये वाला ना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस खुद कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है ना, तो ये 3 डिग्री हो गया, फिर ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। तो सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कौन सा है, ये है, फिर ये है। तो SN1 के लिए सबसे बेस्ट कार्ब मतलब सबसे अच्छा SN1 कहाँ पर दिखेगा, तो हमको जहाँ पर टर्शरी एल्काइल दिखेगा ना वहां होगा सबसे अच्छा SN1। यानी मान के चलो इस टाइप का अगर कंपाउंड है आपके पास, मान लो आपके पास ऐसे कंपाउंड है CH3 CH3 CH3X, ये X ले लो, यहाँ पर Cl ले लो, तो ये सबसे अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि जब Cl निकल जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो देखो सबसे अच्छा कार्बोकेटायन बना ना, और यही इंटरमीडिएट अच्छा बनेगा। तो याद रखना सबसे अच्छा जो यह सबसे बेस्ट रिएक्टिविटी जो SN1 के लिए होता है वो हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 में क्या लिखना है हमको, स्टेरिक हिंड्रेंस लिखना है, मतलब भीड़ भाड़। बड़े ग्रुप जो होते हैं ना वो SN2 रिएक्शन अच्छा नहीं दिखाते, छोटे ग्रुप दिखाते हैं अच्छा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनता, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैक अटैकिंग होती है, बैक अटैकिंग पीछे से अटैक होता है। तो पीछे जितना भीड़ भाड़ कम रहेगा ना उतना ज्यादा अच्छा अटैक कर पाएगा। तो देखो भीड़ भाड़ बताओ कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, तो सबसे बेकार SN2 ये दिखाएगा और सबसे अच्छा SN2 ये दिखाएगा, उल्टा जस्ट। तो SN1 के लिए और SN2 के लिए जो अपना आप लोगे कंपाउंड लोगे वो याद रखना जस्ट अपोजिट रहेगा। ये कंपाउंड सबसे अच्छा SN1 दिखाएगा बट सबसे बेकार SN2 दिखाएगा ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा SN2 की रिएक्टिविटी जो होती है ना वो लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करती है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, जाने वाला ग्रुप है कौन सा। क्योंकि देखो जितना जल्दी यहाँ का X ग्रुप बाहर होगा उतना जल्दी का बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो X ग्रुप सबसे अच्छा कौन होगा,
जिसका साइज बड़ा होगा, जो साइज में बड़ा होगा वो जल्दी से जाएगा ना, यहाँ से निकल जाएगा। तो साइज में बड़ा कौन होता है? आयोडीन। तो याद रखना यहाँ पर अगर आयोडीन रहेगा ना तो ये सबसे बेस्ट SN1 रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और उसके बाद सबसे अच्छा कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो SN1 के लिए सबसे बेस्ट कंपाउंड ये रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ सकते हैं, एक बार इनको देख के जाइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्युबिलिटी का। फटाफट लिखिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब जो अपना लास्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे मतलब पता करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो बड़ा इजी है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, मतलब ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है सामने, या ये क्वेश्चन मान लेते हैं। देखो इसको मान लेते हैं। देखो अल्कोहल ये भी है, अल्कोहल ये भी है, पर देखो यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है। देखो कार्बन का ब्रांचिंग यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो बताओ फर्स्ट और सेकंड में बताओ ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो ब्रांचिंग ज़्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। तो बताओ, तो ब्रांचिंग ज़्यादा है यहाँ पर, यानी 2 वाला जो है, 2 वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है, याद रखना। वही हम बात करें अगर सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है साइज। साइज की बात करें, देखो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, इन दोनों में बताओ कौन ज़्यादा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? तो हम सीधा बात करेंगे C6, 6 कार्बन यानी काफ़ी बड़ा साइज होगा, और 2 कार्बन यानी कम साइज का होगा। तो साइज जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, है ना। तो देखो साइज ज़्यादा किसका है? इतना है, इसका ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, यानी कि सेकंड नंबर पे ये आएगा और फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। आया बात समझ में? तो ये एक बार इसको भी देख के चल जाना। फिर से बता रहा हूँ, बीपी के लिए ब्रांचिंग को देखना है। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बीपी कम होगा। ब्रांचिंग देखो यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो बीपी कम है इसका। अब ब्रांचिंग कम होगा तो बीपी बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो बीपी ज़्यादा है इसका, क्योंकि ब्रांचिंग कम है यहाँ पर। और सॉल्युबिलिटी केस में साइज को देखना है, साइज मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो, उससे भी बन जाएगा। ठीक है, साइज देखो सबसे अच्छा। एक रूल आएगा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये थोड़ा देख के चले जाना एक बार इस बार। और एक आता है सेट-जेफ रूल, इसको भी देख लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए है सेट-जेफ रूल, ठीक है, वो भी आ सकता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये देख लेना। इसमें क्या देखो मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि जब क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, देखो ये जो पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, है ना। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करता है, डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो कार्बन कहाँ पर, इन दो बताओ, इस कार्बन में और इस कार्बन में, दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पर है? इस वाले में है। तो यहाँ पर अपना जो हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? देखो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना। एक्चुअली में कहानी कार्बोकेटायन की है, उसको एक रूल के फॉर्म में आया है, वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। अब ये Br यहाँ पर अटैक करेगा आसानी से, तो Br अटैक करेगा आसानी से, यहाँ पर क्या बनेगा? अपना Br बनेगा ऐसा। तो याद रखना HBr का जब हम एडिशन कराएंगे ना, तो हाइड्रोजन कहाँ पे? वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये अपना मार्कोनिकॉफ रूल है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब लगाना है तो याद रखना कब लगेगा? ये पेरोक्साइड की इफेक्ट में लगेगा, मतलब पेरोक्साइड जब रहेगा ना तब लगेगा एंटी मार्कोनिक। तो यहाँ पर उल्टा करना है, जस्ट हाइड्रोजन वहां उल्टा, इसका उल्टा, यानी हाइड्रोजन कहाँ अटैक किया था? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा था। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यानी कि देखो यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2, ठीक है। और यहाँ पर आके अटैक करेगा अपना हाइड्रोजन, और यहाँ पे अटैक करेगा अटैक ब्रोमीन। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। इसी को हम बोलते हैं खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही हम बोलते हैं क्या? खराश इफेक्ट। याद रखना, ठीक है। इसको फटाफट आप जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आए हैं। इसके बाद एक और रूल देख लेना, सेट-जेफ रूल बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। फटाफट लिखिए। इसके बाद मैं आऊंगा IUPAC नेम में, ठीक, फटाफट लिखो।